सादर नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की अगली कड़ी में अब तक हम बढ़ चुके हैं हिंदी भाषा के उद्भव और विकास में। जो हिंदी की जननी है संस्कृत, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार, संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं जो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक विद्वानों द्वारा इसका समय निर्धारित किया गया है, उसका अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम जो भारतीय भाषाओं का जो इतिहास माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत, 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक लौकिक संस्कृत, उसका हम अध्ययन कर चुके हैं। और अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसका वर्गीकरण विद्वानों ने मुख्यतः 3 भाषाओं के रूप में किया है, वह 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। इसमें मुख्यतः सामान्य रूप से इसे प्राकृत कहा जाता है। प्राकृत में भी जो 3 रूप दिए हैं, प्रथम प्राकृत जो 500 ईस्वी पूर्व से ईस्वी सन तक मानी जाती है, जिसे पाली कहा जाता है। द्वितीय प्राकृत, जिसको शुद्ध रूप से प्राकृत ही कहा जाता है, जो 1 ईस्वी सन से 500 ईस्वी तक मानी जाती है। फिर तृतीय प्राकृत जो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक मानी जाती है, और इसे नाम दिया गया है अपभ्रंश। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं के अंतर्गत 3 प्रमुख जो भाषाओं का वर्गीकरण है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। प्यारे विद्यार्थियों, ये ध्यान देने योग्य है, नोट करने योग्य है। अब हम इनका क्रमशः अलग अलग अध्ययन करेंगे। प्रथम प्राकृत, इसके भी 2 रूप हैं। पाली तो कहा ही जाता है, इसके अलावा भी इसको एक शिलालेखी भी कहा जाता है। इसका बाद में बताएंगे आपको, पहले पाली की बात करते हैं। पाली को प्रथम प्राकृत तथा देश भाषा भी कहा जाता है। पाली शब्द का अर्थ तथा इस भाषा को पाली क्यों कहा जाता है, विद्वानों में मतभेद है। क्या है? विद्वान इसको अलग अलग मानते हैं। जैसे विद्युशेखर भट्टाचार्य जो है, पाली शब्द को संस्कृत पंक्ति शब्द से विकसित मानते हैं। पंक्ति से पत्ती बना, पत्ती से पट्टी बना, और पट्टी से पल्ली, और पल्ली से पाली। धीरे धीरे शब्द का क्रमिक विकास हुआ है। पहले इसका अर्थ बुद्ध की पंक्ति था, जो बाद में भाषा के अर्थ में विकसित हो गया। उसी प्रकार पाली शब्द का विकास पल्ली शब्द से हुआ है, और पल्ली का अर्थ है गांव, और पाली का अर्थ हुआ गांव की भाषा। तो इस प्रकार कुछ विद्वानों ने ऐसे इस प्रकार भी माना है। पालेती रखती धातु से ली, पा धातु से ली प्रत्यय करने पर पाली शब्द बना है, और अर्थ वह है बुद्ध वचनों की रक्षा करने वाली भाषा। जो साहित्य बौद्ध धर्म का जो प्राचीन साहित्य है, वो इस पाली भाषा में लिखा गया है। ये ध्यान देने योग्य बात। एक विद्वान हुए भिक्षु जगदीश कश्यप,
उनके अनुसार पाली शब्द का संबंध संस्कृत पर्याय शब्द से है। इससे प्राकृत रूप पर्याम या धम पर्याय शब्द का प्रयोग पुरातन बौद्ध साहित्य में बुद्ध उपदेशों के लिए हुआ है। तो पर्याय से पर्याय बना पर्याय, पर्याय से पालिया, पालिया से पाली विकसित हुआ। इस प्रकार पाली का अर्थ है बुद्ध के उपदेश। तो बुद्ध के उपदेश यानी ये जो पाली भाषा का शब्द का उद्भव है, जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के उपदेशों की रक्षा करने वाली भाषा, इस प्रकार इसका नामकरण हुआ है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पाली का प्राचीन अर्थ बुद्ध के उपदेश, किंतु आजकल यह शब्द बुद्ध के उपदेशों की भाषा या बुद्ध साहित्य के लिए प्रयुक्त होता है। हम कह सकते हैं, हालांकि भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश मागधी भाषा में दिए थे, लेकिन कुछ वर्षों बाद जो लोग थे बाद में उनके उपदेशों को संग्रहित करने वाले, उन्होंने उसे पाली में संग्रहित किया। पाली भाषा का साहित्य भी काफी समृद्ध है। पाली का संबंध भगवान बुद्ध के उपदेशों से अर्थात बौद्ध साहित्य से है। पाली साहित्य के दो वर्ग हैं, पिटक और अनुपिटक। पिटक भी है, 3 पिटक हैं, वो सभी पाली भाषा में लिखित हैं, जिसमें बौद्ध धर्म का दर्शन है। इसके अंतर्गत बाद में जातक कथाएं, धम्मपद, मिलिंद पद, बुद्ध घोष की अटकथा, महावंश आदि कुछ ऐसे ग्रंथ भी हैं जो पाली भाषा में लिखे गए। भारत की भाषाओं के अतिरिक्त श्रीलंका, बर्मा, तिब्बत, चीन या श्याम देश की भाषाओं पर भी पाली का प्रभाव अधिक मात्रा में पड़ा है। तो इस प्रकार जो पाली भाषा है वो प्रथम प्राकृत है और इसका यह भाषा हमें बौद्ध साहित्य में मिलती है और इसका समय काल है 500 ईसा पूर्व से ईस्वी सन। अब इसके ही अंतर्गत एक इसी समय में शिलालेखी प्राकृत की बात होती है। इसे अशोकी प्राकृत, अशोकन प्राकृत या लाल प्राकृत भी कहा जाता है। इस भाषा में अशोक ने अपने प्रशासनिक धार्मिक सिद्धांत को अभिलेखों के रूप में चट्टानों तथा लाटों या स्तंभों पर ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में खुदवाया था। अधिकांशतः जो संस्कृत भाषा है, ब्राह्मी लिपि, हिंदी हम जो लिख रहे हैं देवनागरी लिपि में, और देवनागरी लिपि का विकास ही ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। ब्राह्मी लिपि से धीरे 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 जिस प्रकार हिंदी भाषा का विकास हुआ संस्कृत से, वैसे आपके ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। तो इस प्रकार इस समय एक जो भाषा शिलालेखी प्राकृत भी थी। अब हम बात करते हैं द्वितीय प्राकृत, जिसको प्राकृत ही कहते हैं। प्रथम प्राकृत को पाली कहा है, द्वितीय प्राकृत को प्राकृत ही कहते हैं और तृतीय प्राकृत को अपभ्रंश माना जाता है। इसका काल तुरंत पाली के पश्चात 1 ईस्वी सन से 500 ईस्वी तक माना जाता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का हम अध्ययन कर रहे हैं और मध्यकालीन सभी भारतीय आर्य भाषाएं प्राकृत ही कहलाती हैं, फिर भी इसका अलग अलग नामकरण किया गया है। प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई? प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति कुछ व्याकरणों के अनुसार प्राक धन कृत है, अर्थात जो संस्कृत से पूर्व बनी हुई है, संस्कृत से भी पूर्व। पाश्चात्य विद्वान पिसेल ने भी इसी मत का उल्लेख किया है। इस अर्थ में संस्कृत की मूल भाषा ही प्राकृत भाषा है। कुछ विद्वान ऐसा नहीं मानते हैं। हेमचंद्र मार्कंडे आदि प्राकृत व्याकरणों के अनुसार
प्राकृत संस्कृतमत तत्र भवम प्राकृत मुच्यते, अर्थात प्रकृति संस्कृत से उत्पन्न भाषा ही प्राकृत है। कुछ विद्वान इसको क्या मानते हैं, सही अर्थ क्या है? प्रकृत अर्थात स्वाभाविक या असंस्कृत। जब एक भाषा को संस्कृत कर दिया गया और वह शिष्ट जनों पंडितों की भाषा बन गई, तो उसके समानांतर जो जन सामान्य की बोलचाल की स्वाभाविक भाषा थी, जिसका प्रवाह वैदिक काल से चला आ रहा था, वह प्राकृत कही गई। इस प्रकार प्राकृत भाषा वैदिक और संस्कृत काल की जन भाषा का ही विकसित रूप है। प्राकृत कुछ विद्वान संस्कृत से पूर्व इसका स्थान मानते हैं, कुछ विद्वान संस्कृत से उत्पन्न मानते हैं, कुछ मानते हैं कि यह संस्कृत के समानांतर चल रही थी, और कुछ लोग संस्कृत से थोड़ा हीन इसको मानते थे। तो इस प्रकार मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के विकास की दूसरी स्थिति में जो जन भाषाएं साहित्य में प्रतिष्ठित हुई, उन्हें प्राकृत कहते हैं। प्राकृत के दो अर्थ हैं, जन भाषा और दूसरा है प्रकृति या मूल से उत्पन्न संस्कृत की पुत्री। एक तो संस्कृत की पुत्री के रूप में माना, और एक उसके समानांतर जो चल रही थी जन भाषा, जो जनता बोलती थी, और संस्कृत जो विद्वान लोग बोलते थे, जो पढ़े लिखे बोलते थे। तो इस प्रकार उस समय भाषाओं की स्थिति चल रही थी। भाषा विज्ञानों की दृष्टि से प्राकृत के 5 भेद माने जाते हैं मुख्य रूप से। पहला मागधी प्राकृत, दूसरा अर्धमागधी प्राकृत, तीसरा महाराष्ट्री प्राकृत, चौथा शौरसैनी प्राकृत, और पांचवा पैशाची प्राकृत। पहला है मागधी प्राकृत। स्पष्ट है इसका विकास मगध की निकटवर्ती भाषा के रूप में हुआ। इसमें रचित कोई साहित्यिक रचना उपलब्ध नहीं होती। संस्कृत के नाटकों में इसका प्रयोग निम्न श्रेणी के पात्र किया करते थे। इसके प्राचीनतम प्रयोक्ता अश्वघोष हैं। गोड़ी इसका एक अन्य नाम है। दूसरी प्राकृत अर्ध मागधी प्राकृत। यह मगध तथा सुरसैन प्रदेशों के मध्य क्षेत्र, जो प्राचीन कोसल प्रदेश था, वहां विकसित हुई, क्योंकि इसमें मागधी प्राकृत भी कुछ प्रवृत्तियां मिलती हैं। अतः इसे अर्ध मागधी कहा जाता है। जैन साहित्य की यह प्रमुख भाषा है। देखो, मागधी में बुद्ध ने उपदेश दिए, और अर्ध मागधी में जैन साहित्य महावीर स्वामी के समय की बात है। तो ये उस समय प्रचलित थी। कुछ संस्कृत नाटकों मुद्रा राक्षस तथा प्रबोध चंद्रोदय में इसका प्रयोग मिलता है। कुछ विद्वानों ने कहा कि अशोक के अभिलेखों की मूल भाषा अर्धमागधी ही थी, जिसे कुछ स्थानीय पुट दे दिया गया था। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग मत देते हैं या मान्यताएं रखते हैं। अर्ध मागधी के बाद महाराष्ट्री प्राकृत, इसका मूलाधार महाराष्ट्र प्रदेश है। कुछ लोग महाधनराष्ट्र से तात्पर्य संपूर्ण भारत से लेते हैं और इसे तात्कालिक भारत की राष्ट्रभाषा मानते हैं। महाराष्ट्री प्राकृत काव्य की भाषा थी, अतः इसमें प्रचुर साहित्य मिलता है। गद्य रूप में इसका प्रयोग श्वेतांबर जैनियों के धार्मिक ग्रंथों में हुआ है। जो जैन है, जैन के एक अलग संप्रदाय विकसित हुआ, श्वेतांबर, दिगंबर और श्वेतांबर। कालिदास हर्ष आदि के नाटकों में गीतों की भाषा यही है महाराष्ट्री प्राकृत, यानी इसका प्रचलन उस समय बाकी वाली प्राकृतों से अधिक था। महाराष्ट्री प्राकृत सभी प्राकृतों में एक परिनिष्ठित भाषा मानी जाती है। सभी व्याकरणों ने इसी को आधार मानकर प्राकृतों के व्याकरण लिखे हैं। प्राकृत व्याकरण लिखने वालों ने भी महाराष्ट्री प्राकृत को आधार मानते हुए उनकी रचना की है। इसके अलावा एक चौथा शौरसैनी प्राकृत रूप भी मिलता है। यह सुरसैन
मथुरा प्रदेश में विकसित बोली थी, इस पर संस्कृत का प्रभाव है, क्योंकि उस समय मध्य देश संस्कृत का केंद्र था। संस्कृत नाटकों में गद्य इसी शोरसैनी प्राकृत में है। कर्पूर मंजरी का गद्य भाग इसी में रचित है। इसके अतिरिक्त दिगंबर जैनों के धार्मिक ग्रंथों में भी इसी का प्रयोग हुआ है। दिगंबर में शोरसैनी, श्वेतांबर में महाराष्ट्र, और शुरुआत में जो जैन साहित्य, महावीर की भाषा अर्धमानव, बुद्ध की भाषा मागधी, और बुद्ध के प्रवचन जो संकलित हुए हैं उसे पाली, अशोक ने जो लिखा है शिलालेखी, तो ये ध्यान रखने योग्य कुछ बिंदु हैं। इसके अलावा पांचवी प्राकृत है, उसका नाम पैशाची है। महाभारत में भी एक पिशाच जाति का उल्लेख हुआ है, जिसकी निवास भूमि पश्चिम में कश्मीर के आसपास थी, उत्तर पश्चिम में। इसी आधार पर ग्रियर्सन ने पैशाची को दर्द भाषा से प्रभावित माना है। सामान्यतः यह भाषा साहित्य शून्य है। अमीर मर्दन जैसे बहुत कम नाटकों में कुछ ही पात्रों ने इसका व्यवहार किया, तो यह पैशाची प्राकृत है। तो इस प्रकार मुख्य रूप से जो 5 प्राकृत है उसका हमने अध्ययन किया है। तो ये मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत 500 वर्ष के अंतराल में 3 भाषाओं का नामकरण किया गया है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत हमने पाली एवं प्राकृत का अध्ययन कर लिया है। अब हम आगे अपभ्रंश का अध्ययन एक अन्य वीडियो में क्रमशः करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं, धन्यवाद।